अस्सलाम वालेकुम। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 46। अपॉलॉजीज, आज थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज ऑफ लाइट इश्यूज। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ ये बताते जाए उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। अटेंडेंस लिंक अभी ओपन नहीं हुआ। मैं ग्रुप में भी अपडेट कर देता हूँ कि आप लोगों को की क्लास शुरू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू? एक्चुअली इंटरनेट का भी इशू था और लाइट जो है सुबह से जो है काफ़ी तंग कर रही थी, तो इस वजह से वी हैड टू डिले इट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा जो हमारा फोटोशॉप का है, और उसके बाद मैं जो है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाई आर वी नॉट गेटिंग ऑर्डर। सो आज हम देखेंगे कि क्या वो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए या क्या वो तरीके होने चाहिए जिससे हम अपने ऑर्डर्स एक तो करें, और किस तरह करना है हमने उन ऑर्डर्स को। तीसरी चीज, हमने अपना फ्रीलांसिंग करियर में सस्टेनेबिलिटी किस तरह लानी है। तो ये भी चीज जो है हम उसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ओके। सो आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है स्किन रीटचिंग पर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स रह गई थी वो जरा क्विकली मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही शर्ट है, यानी यही पिक्चर है। ऑलराइट। यहाँ पर हमारे पास ये एडजस्टमेंट लेयर्स है जो कि हम पढ़ रहे हैं। हमने कलर लुकअप तक पढ़ लिया था। उसके आगे हमारे पास ये वाली एडजस्टमेंट लेयर रह चुकी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वर्ट है। इन्वर्ट क्या करता है? बेसिकली इन्वर्ट जो है आपकी जो है ना एक इन्वर्जन कर देता है, यानी इन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल ऑपोजिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ब्लैक कलर है तो यहाँ पे व्हाइट कलर आ जाएगा, यहाँ पे मेजेंटा कलर है तो मेजेंटा के ऑपोजिट जो कलर है वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वर्ट को क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस तरह का हमारे पास एक ये इमेज आ गई है। यानी देखें व्हाइट कलर जो है वो आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। सॉरी, ब्लैक कलर जो था वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो चुका है, व्हाइट कलर जो था वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है, और मेजेंटा कलर था वो ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर में इन्वर्ट हो चुका है। आप इसकी एग्जांपल किसी और पिक्चर से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल क्विकली। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ठीक है। इस पे मैं इन्वर्ट अगर करूंगा तो ये देखिए ये अभी डार्क ब्लू है, हो सकता है ये वाइट ग्रेश वाइट हो जाए, और ये ब्लू है तो ये इसके अगेंस्ट येलो हो जाए, तो यानी इन्वर्जन हो जाती है पूरी। ये देखें, ये व्हाइट हो गया, ये ब्लू था, येलो हो गया, ग्रीन मैजेंटा हो गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि ब्लू का ऑपोजिट क्या होता है? येलो होता है। ग्रीन का ऑपोजिट मेजेंटा होता है। रेड का ऑपोजिट सियान होता है। तो अगर आप देखें, इसको अगर मैं ऑफ करता हूँ, ये रेड था तो इसको सियान में कन्वर्ट होना है। ये ब्लू था, इसको येलो में कन्वर्ट होना है। ये ग्रीन था, इसको मेजेंटा में कन्वर्ट होना है। तो अगर हम देखें, और ये डार्क है तो ये लाइट में कन्वर्ट होगा। अगर हम देखें तो मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये रेड सियान में कन्वर्ट हो गया, ब्लू येलो में हो गया, और ग्रीन मेजेंटा में हो गया। तो ये बेसिकली इन्वर्जन ये करता है कि आपके बिल्कुल कलर्स को ऑपोजिट कर देता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने फॉर एग्जांपल, इसका मैं इस्तेमाल अक्सर बहुत जगह इस तरह करता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल गिग के लिए कोई सैंपल्स बनाए हैं और उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप ये वाला एक ना एक आपने गूगल से पिक किया है, ठीक है, ये वाली चीज आप इसका कलर्स वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पे आप इन्वर्ट का ऑप्शन लगा दें तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। नाउ यू कैन मे बी यूज दिस, और इसको आप यूज कर सकते हैं। और यानी इन्वर्ट से ये होता है कि आपका लोगो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे मैं अप्लाई करता हूँ,
तो ये देखें इन्वर्ट का अगर मैं ऑप्शन करूंगा तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। नाउ इफ आई यूज दिस सैंपल, तो फॉर एग्जांपल जहां से भी मैंने लिया है उसको कभी भी नहीं पता लगेगा आई यूज दिस सैंपल। तो कभी कभार क्विक सैम्पलिंग के लिए मैं ये वाला तरीका भी इस्तेमाल करता हूँ कि मैं सिंपली इन्वर्जन करके कलर्स वगैरह थोड़े से चेंज करके ना सैंपल लगा देता हूँ फॉर गिग्स। ठीक है, इसके कलर्स वगैरह चेंज करके ह्यू एंड सैचुरेशन से। ठीक है, ये कलर्स हैं, सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है। अब देखें हमारे सैंपल्स बिल्कुल मुख्तलिफ ऑपोजिट हो चुके हैं बिल्कुल। और ये क्यों येलो हुआ था? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए ये येलो था, ये इन्वर्ट करेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट होगा, और ये सारा ब्लू था तो इसको जब इन्वर्ट करेंगे तो येलो में कन्वर्ट होगा। तो ये इन्वर्ट इस तरह काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ भी हमने इनवाइट किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पोस्टराइज है। पोस्टराइज बेसिकली इस पे आप लोगों को जरा बेहतर पता लगेगा। पोस्टराइज एक ना काइंड ऑफ कार्टूनिश इफेक्ट क्रिएट कर देता है। यानी चलिए इस पे अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए काइंड ऑफ एक कार्टूनिश सा इफेक्ट क्रिएट कर देता है, यानी पोस्टर इफेक्ट। इसकी अगर वैल्यू बहुत कम करें तो इस तरह का ये पोस्टर्स टाइप इफेक्ट क्रिएट कर देता है। अगर लेवल्स इसके बहुत ज्यादा कर दे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो काइंड ऑफ आप इसको यूज कर सकते हैं टू गिव अ कार्टूनिश टाइप और अ पोस्टर टाइप इफेक्ट टू द इमेज। ये देखें थोड़ा सा पोस्टर टाइप इफेक्ट इसमें आ चुका है इमेज के ऊपर, और इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पोस्टराइज था। उसके बाद आपका है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड में आपको ये बता दूं थ्रेशोल्ड किस तरह काम करता है। थ्रेशोल्ड इस तरह काम करता है कि बेसिकली आपकी जो इमेज के अंदर ब्लैक पार्ट्स होते हैं और जो व्हाइट पार्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई इट ऑन सम इमेज लाइक, एक मिनट में कोई इमेज देखता हूँ। ये इमेज है। ओके, लेट्स गेट अ बेटर इमेज। ये इस बंदे की इमेज देख लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे थ्रेशोल्ड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब इस इमेज के अंदर ये इसकी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप ऑफ ना इमेज क्रिएट हो गया। आपने इस तरह के देखा भी होगा। ठीक है, इफेक्ट क्रिएट होता है आपके यानी पोर्ट्रेट्स पर। अब यहाँ पर इसकी ये जो व्हाइट क्रिएट हुआ है दैट मीन्स कि ये जो व्हाइट है ये यहाँ पर इसके हाईलाइटेड एरिया था, यानी यहाँ पे रोशनी थी, यहाँ पे रोशनी थी, यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे डार्कनेस है। ठीक है, यहाँ पे डार्कनेस है। तो ये एरिया जो है आपका, अगर इसको दिखाऊं तो ये देखें ब्लैक हो चुका है। थ्रेशोल्ड की जो अमाउंट होती है वो 128 तक वो सजेस्ट करते हैं कि आप रखें, लेकिन आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट व्हाट इट डज इज इट सेपरेट्स, यानी ये जो आपकी इमेज के अंदर हाईलाइट्स और शेडोज होते हैं उनको ब्लैक और व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह ये काम करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड के थ्रू आप काफी यानी इंटरेक्टिव टाइप जो है ना पोर्ट्रेट्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाएं और थ्रेशोल्ड के थ्रू आप देखें लोग किस किस तरह काम कर रहे हैं। अभी हमारा सिर्फ काम ये है कि हम लोग समझें कि बेसिकली ये टूल किस तरह काम कर रहा है। उसके अलावा लेट्स ये देखें। अब मैंने आप लोग को वैसे भी कहा है कि आप जब भी यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल करें उसको हमेशा यहाँ पे ओपेसिटी टूल से जो है ना उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, आपको एक काफी इफेक्टिव सा रिजल्ट मिलेगा। सी, ये देखिए काइंड ऑफ एक कार्टूनिस्ट सा इफेक्ट मिल रहा है, और सिंपली आपका एक काइंड ऑफ एक पोस्टर टाइप इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है।
ये तो नहीं, बट यू कैन सी व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू कि आप थ्रेशोल्ड से एक तो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से ओपेसिटी यानी ब्लेंडिंग मोड्स जो इनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। इनको आप इस्तेमाल करते हुए इस पे अप्लाई करें तो देखो आपको काफी क्रिएटिव से रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। और फिर आप इस तरह यहाँ पर एक इस तरह टाइटल की आप एक गिग बना सकते हैं कि आई विल क्रिएट अ पोस्टराइज इफेक्ट ऑफ योर पोर्ट्रेट। तो इस तरह आप क्विकली पोस्टराइज इफेक्ट्स बना सकते हैं। ये आपका थ्रेशोल्ड था। उसके बाद आपके पास एक ग्रेडियंट मैप, हमने ग्रेडियंट पढ़ा था और ग्रेडियंट मैप है, ये दोनों हैं तो ग्रेडियंट लेकिन ये मुख्तलिफ हैं। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट किस तरह काम कर रहा था। ग्रेडियंट इस तरह काम करता है कि आपकी ग्रेडियंट की एक सेपरेट लेयर बन जाती है ऊपर, और बिल्कुल इमेज के पूरे ऊपर वो कवर अप कर लेती है, और फिर आप कोई ओपेसिटी मोड वगैरह चेंज करें तो फिर ग्रेडियंट अप्लाई होता है। ऐसे ही है, ठीक है। तो ग्रेडियंट टूल इस तरह काम करता है। जो आपका ये वाला ग्रेडियंट मैप है ये इस तरह काम करता है कि ये पूरी इमेज के ऊपर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेडियंट इस तरह काम करता है कि ये इमेज के ऊपर उस तरह अप्लाई नहीं होता, ये इमेज के यानी पिक्सल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फर्क समझिएगा। ये देखिएगा फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेडियंट था, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया यानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ इमेज के अंदर, अनलेस एंड अनटिल मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को सिलेक्ट करूं। अब ये एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जिस तरह ये एब्जॉर्ब हुआ हुआ इमेज के अंदर, लेकिन ग्रेडियंट मैप जो है वो इस तरह काम करता है, वो पहले से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। आप जब उसे अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट मैप को, ठीक है, आपने ये अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये इसके अंदर यानी इमेज के अंदर, इसकी आईज के अंदर, इसके फेस के अंदर, इसके हेयर के अंदर हर जगह एब्जॉर्ब हो चुका है। So this is how it works different to gradient fill। और फिर आप इसके ब्लेंडिंग मोड से कर सकते हैं आप इसको चीजों को एडजस्ट टू गेट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रिजल्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर बहुत इंपॉर्टेंट एक आप समझ लें हमारे पास जो है एडजस्टमेंट लेयर है। ये मैं अक्सर औकात यूज करता हूँ टू गेट यानी टू चेंज कलर्स, स्पेसिफिक कलर्स इन एन इमेज, टू चेंज स्पेसिफिक कलर्स विद इन एन इमेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इमेज है, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कलर है, रेड कलर भी है, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, सियान भी है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे हमें जरा इसकी ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्टिव कलर सेलेक्ट करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये मुझे क्या कह रहा है देखें, आपको मैंने ये चीज बताई थी कि आपके जो जितने भी कलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है, ये जो है एग्जिस्ट करते हैं आपके हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन्स में। ठीक है, और ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, यानी मिड टोन्स जो हैं वो शेडोज के अंदर भी हैं, हाईलाइट्स के अंदर भी हैं। इसी तरह हाईलाइट्स के अंदर रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे के अंदर होते हैं। तो अब एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल अब एक हमारे पास रेड कलर है यानी या सियान कलर है, या जो भी आरजीबी फॉर्मेट में या सीएमवाई के कलर फॉर्मेट में है। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर है तो रेड के अंदर भी सीएमवाई के होगा, ठीक है, सियान के अंदर भी सीएमवाई के होगा। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हर कलर के अंदर सीएमवाई के और आरजीबी शेड्स मौजूद होते हैं। सीएमवाई के और आरजीबी शेड्स हर कलर के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्टिव कलर क्या करता है, वो ये कहता है कि आप किसी एक सेलेक्टिव कलर को चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, आप किसी एक सेलेक्टिव कलर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम रेड कलर सेलेक्ट करेंगे तो रेड कलर के अंदर अगर हम एडजस्टमेंट्स करें, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सियान का है, मेजेंटा का है, येलो का है, ब्लैक का है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मैं सियान बढ़ाता हूँ
तो आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा है कलर में, आपका रेड थोड़ा सा चेंज हो रहा है यानी डार्क हो रहा है। अगर मैं सियान कम करता हूं तो आपका रेड थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है। मतलब ये है कि जब सियान आपका आपके रेड के अंदर सियान कलर कम होता है तो आपका रेड थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट होता है, अगर सियान ज्यादा होता है तो आपका रेड थोड़ा सा डार्क होता है, यानी इससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है। मजेंटा को देख लेते हैं। अब इस रेड कलर के अंदर मजेंटा भी एग्जिस्ट करता होगा। मजेंटा बढ़ा रहा हूं तो आपका रेड कलर थोड़ा सा आप देखें पिंकिश हो रहा है। देखिएगा, ये देखें पिंकिश हो रहा है। ऑलराइट, अगर मैं मैजेंटा कम कर देता हूँ तो आपका रेड कलर जो है वो इवेंचुअली यानी रेड से कम हो होकर ऑरेंज, और ऑरेंज से होकर येलो हो जाएगा। ठीक है, तो मैजेंटा का इसका मतलब काफी ज्यादा रोल है रेड के अंदर। और आप देखें यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर है इसके अंदर भी क्योंकि रेड एग्जिस्ट करता है तो वो उसमें भी इफेक्ट आ रहा है, उसमें भी चेंज आ रहा है। देखें सारे येलो हो गए। तो ये मैजेंटा का यहाँ पे मुझे रोल नजर आ रहा है, तो मैं उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लूंगा। येलो अगर मैं कम करता हूं तो रेड इसके अंदर से येलो इफेक्ट सारे कम हो जाएंगे, जो वो येलो को कन्वर्ट कर रहा है। अब येलो इफेक्ट सारे कम हो गए। और अब देखें मैं मेजेंटा को फुल कर देता हूँ, येलो को कम कर दिया तो मेरा पिंक कलर का हो गया, क्योंकि येलोज मैंने सारे खत्म कर दिए। तो अब वो ऑरेंज भी क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि अब देखें अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल डल हो रहा है, ऑरेंज नहीं क्रिएट हो रहा। अगर मैं येलो को बढ़ाता हूँ तो फिर क्रिएट होगा। तो ये आपस में इनका इंटरकनेक्शन है। आप एक स्लाइडर कम करोगे दूसरे स्लाइडर पे इफेक्ट पड़ेगा। सो ये है। अगर मैं मैजेंटा को 0 पे लाकर येलो को बढ़ाता हूँ तो आप ये देखिए थोड़ा सा ऑरेंजिश आपका रेड हो रहा है। इसी तरह ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स को मैं बढ़ाऊंगा तो आपके अंदर रेड के अंदर जो हाईलाइटेड एरियाज हैं वो डार्क हो जाएंगे। अगर कम करूंगा तो आपकी यानी रेड कलर इवेंचुअली बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, यानी वाइट हो जाएगा। तो ये है बेसिकली सेलेक्टिव कलर। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कोई और कलर लेते हैं, हम येलो कलर लेते हैं। येलो कलर ओरिजिनली किधर एग्जिस्ट करता है? येलो कलर इधर एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हमें चेंज नजर आएगा। सियान कलर बढ़ाते हैं जी, थोड़ा सा ग्रीन हो रहा है। सियान कलर कम करते हैं तो थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो हो रहा है। बढ़ा के देख लेते हैं। मजेंटा अगर मैं कम करता हूं तो देखिए ग्रीनिश येलो हो रहा है, ज्यादा करता हूं तो रेडिश येलो हो रहा है। येलो अगर मैं फुल कम कर देता हूं तो देखें बिल्कुल वाइट हो चुका है। ठीक है, और येलो की अगर मैं ये ब्लैक कलर बढ़ा रहा हूँ तो देखिए येलो डार्क हो रहा है, और येलो को फुल में यानी इसकी ब्लैक कलर कम कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ये वाइट ब्राइटेस्ट वाइट हो चुका है। सो आप देखें इस तरह इंडिविजुअल कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। अब इसी तरह ग्रीन कलर है जी। अब ये देखें येलो का थोड़ा सा इस पे भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ग्रीन के अंदर येलो होता है। ये देखें इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इस वाले पे। देखें, ये देखें, क्योंकि इसके अंदर भी ग्रीन के अंदर भी येलो ऑब्वियसली होता है आपके पास। तो अब ग्रीन को चेक करते हैं जी। ग्रीन को अगर हम चेंज करेंगे, इसके अंदर से सियान निकालेंगे यानी ब्लूइश कलर निकालेंगे तो ये इस तरह का येलोइश ग्रीन बन जाएगा। अगर सियान बढ़ाएंगे तो इस तरह का ब्लूइश ग्रीन बढ़ जाएगा। मेजेंटा अगर इंक्रीज करते हैं तो ग्रीन कम हो रहा है, डिक्रीज करते हैं तो ग्रीन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेजेंटा का ग्रीन के साथ एक ऑपोजिट कनेक्शन है। तो मेजेंटा अगर इंक्रीज करेंगे तो ग्रीन डिक्रीज होगा, अगर ग्रीन इंक्रीज करेंगे तो मेजेंटा उसके अंदर से डिक्रीज होगा। सो ये बेसिकली इस तरह ये काम कर रहा है। येलो में इसके अंदर बढ़ा रहा हूँ तो ग्रीन जरा ब्राइटेड हो रहा है, यानी वाइब्रेंट हो रहा है। येलो कम कर रहा हूँ तो ग्रीन आपका काफी ज्यादा डल हो रहा है। तो इसका मतलब हमें ये आइडिया होता है कि अच्छा कौन से कलर्स किसके अंदर ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर उन्हीं स्लाइडर्स को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। इसी तरह ब्लू है, ब्लू को हम चेंज करके देखें। ब्लू के अंदर से सियान निकालेंगे यानी ब्लूइश सियान, सियान का ब्लू से करीब होता है, तो निकालेंगे सियान तो देखें ये ब्लू इसके अंदर से निकल के पर्पल में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो अब ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लू हो चुका है। मजेंटा अगर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो आपका ब्लू जो है थोड़ा सा लाइट ब्लू होता जा रहा है, अगर इंक्रीज करेंगे तो आप काफी ज्यादा वाइब्रेंट डार्क ब्लू हो गया।
येलो अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपका ब्लू थोड़ा सा यानी म्यूटेड ब्लू, यानी क्योंकि आप ब्लू के साथ येलो मिलाएंगे तो वो थोड़ा सा एक डलेस सा ब्लू क्रिएट होगा। और येलो अगर मैं कम करता हूँ तो अब आपका देखिए काफी एक वाइब्रेंट और प्योर ब्लू कलर क्रिएट हो रहा है। तो ये आपस में कनेक्शन है कलर्स के, वो आप लोग ने इस तरह मैनेज करना है। और आप फिर इंडिविजुअली कलर्स को जो है मैनेज कर सकते हो। देखें ह्यू एंड सैचुरेशन में मसला ये है, ह्यू एंड सैचुरेशन में भी आप कर सकते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन से भी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्विकली चेंज कर सकते हैं। लेकिन ह्यू एंड सैचुरेशन में एक मसला है कि पिक्सल्स फटने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो पिक्सल फटने के चांसेस बहुत होते हैं। आपको फिर सैचुरेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ती है टू क्रिएट अ रियलिस्टिक इफेक्ट। सिलेक्टिव कलर आपको एक रियलिस्टिक काइंड ऑफ आपको इफेक्ट देता है। आप दोनों से ट्राई कर सकते हैं। बट इफ यू अगर आपने सिलेक्टिव कलर्स को चेंज करना है और रियलिस्टिक वे में करना है तो मैं प्रेफर करता हूँ सिलेक्टिव कलर। और अगर आपने क्विकली कोई कलर चेंज करना है बहुत ही क्विकली तो फिर आप ह्यू एंड सैचुरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे गाइस आपके एडजस्टमेंट लेयर्स। इसके बाद मैं क्विकली आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने सिलेक्शन टूल्स पढ़े थे कि बेसिकली हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल से कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लेयर मास्क वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है सिलेक्शन करने का स्पेसिफिक चीजों का। अगर आप कहते हैं कि सर इस इमेज के अंदर जितने भी रेड कलर्स हैं, रेड कलर्स अब किधर किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इसके अंदर होगा, ऑरेंज है, यहाँ पर है, थोड़ा सा इसके अंदर होगा, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। आप कहते हैं कि सर एक हमारे पास अगर ऐसा ऑप्शन हो कि हमारे इमेज के अंदर जितने भी लाल कलर हो सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, या जितने भी ब्लू कलर हो सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाए, या जितने भी ग्रीन कलर हो सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाए। यानी सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सिलेक्शन का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स वी आर गोइंग टू सेलेक्ट एनी पिक्सल ऑन द बेसिस ऑफ कलर। वैसे तो हमें सेलेक्ट करना है तो हम लोग यानी मैजिक वॉन्ड टूल से सेलेक्ट करें तो वो रेड को, अंदर सेलेक्ट करें तो रेड को ही सेलेक्ट करेगा। लेकिन ये भी कलर्स के बेसिस पे ही हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पहले से ही कोई कलर आइडेंटिफाई कर लूँ कि सिर्फ इनको ही सिलेक्ट कर रहा है पूरी इमेज के अंदर, तो उस बेसिस पर भी सिलेक्शन आपकी हो सकती है। तो बड़ा सिंपल है उसका रूल। यानी आप इमेज को ओपन ही रखें, उसके बाद आप यहां से आप जाए सेलेक्ट पर, ठीक है। सेलेक्ट पर जाने के बाद आप जाएं कलर रेंज पर। ऑलराइट, कलर रेंज पर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर अब ये बता रहा है कि आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है। आप उस पर ये आई ड्रॉपर पिक करें। मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक कर देता हूँ। रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर कुछ व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। ये एरिया नजर आ रहा है। ये व्हाइट एरिया क्या इंडिकेट करता है? व्हाइट हमेशा किसको इंडिकेट करता है? सिलेक्शन को। ब्लैक एरिया इंडिकेट करता है नॉन सिलेक्शन को। तो ये रेड एरिया किधर किधर है? इसके कोट पर है, इधर है थोड़ा, इसके अंदर है और इसके अंदर है। तो ये मुझे थोड़े थोड़े व्हाइट नजर आ रहे हैं। यानी अगर मैं यहाँ से ओके कर दूंगा तो ये वाले एरिया सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके। अब ये फजीनेस है हमारे पास। ये फजीनेस अगर आप बहुत कम कर देंगे तो आपका सिलेक्शन एरिया बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा कर देंगे तो आपका सिलेक्शन एरिया ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में मुझे इसको ज्यादा करना पड़ा है बिकॉज ये बहुत शाय तरीके से सेलेक्ट कर रहा था, तो मैंने इसको फुल कर दिया एंड आई विल प्रेस ओके। नाउ सी व्हाट हैपेंड इज कि आपकी इस इमेज के अंदर जितने भी रेड कलर्स थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। परफेक्ट सिलेक्शन नहीं हुई लेकिन काफी हद तक अच्छी सिलेक्शन हो गई है। इसका मैं एक और आपको इमेज, कोई ना फ्रूट्स की इमेज लेकर आता हूँ। ठीक है, इस इमेज पे हम देखते हैं।
सिलेक्ट है क्या, कलर रेंज, यहाँ से आपने सिलेक्ट से कलर रेंज पे जाना है। अब मैं इस लाल पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, और अब ये देखिए मेरे पास ये दो लाल एप्पल्स जो हैं सेलेक्ट हो चुके हैं, इसकी फजीनेस मैंने फुल कर दी ताकि पूरे सिलेक्ट हो जाएं। लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह ही आपको फजीनेस फुल रखनी पड़े, कभी कभार आपको कम भी रखनी पड़ती है, वो एडजस्टमेंट आप देख लीजिएगा। ओके करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर जितना रेड एरिया था वो सिलेक्ट हो चुका है। आप एक और चीज कर सकते हो, आपका ये वाला एरिया सेलेक्ट नहीं हो रहा, दोबारा से आप जाए सेलेक्ट कलर रेंज पर, आप यहाँ से एक मिनट इसको सिलेक्ट करके कलर रेंज पर जाएं। आपने एक कलर सेलेक्ट किया, अब आपका यही कलर सेलेक्ट हो रहा है। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से प्लस करके आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, यानी मजीद कलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो देखें इसका सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली हमने सिलेक्शन की ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। मैं एक और कोई परफेक्ट पिक्चर लेकर आना चाह रहा हूँ, ये भी मजेदार सी पिक्चर नहीं थी, इसको देखते हैं। ऑलराइट, अब ये लाल कलर जहां जहां भी है देखते हैं कहाँ कहाँ से सिलेक्ट होता है, इधर इधर से सिलेक्ट हो गया। अच्छा, ये आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये जो सिलेक्ट नहीं हुए, बेसिकली व्हाइट कलर है ना, तो इसलिए इसको उसने सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ उसने रेड कलर को ही सिलेक्ट किया, तो इसमें परेशान नहीं होना आपने। आप सिंपली जिस तरह सेलेक्ट करके आप सिलेक्टिव कलर को सिलेक्ट कर लें या ह्यू एंड सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लें, और फिर सिर्फ इन कलर्स के अंदर आपकी चेंजमेंट हो रही है, देखें। या ह्यू एंड सैचुरेशन को नहीं करना, आप सिलेक्टिव कलर को कर लें, सिलेक्टिव कलर से चेंज कर लें। अब ये लाल कलर है तो रेड कलर पे मैं जाऊंगा, और ये देखें इस तरह मैं कलर्स इनके चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहां पे सिर्फ लाल कलर था वो वाले कलर्स मेरे यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, एंड दे लुक रियलिस्टिक एज वेल। ऑलराइट, so it's a pretty interesting thing for you guys to know कि आप कलर्स के बेसिस पर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आप देखें आपकी सिलेक्शन इतनी परफेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन ये आपका ओरिजिनल चेंज लग रहा है कलर्स में। वो इसलिए नहीं होती बिकॉज वो ये वाइट एरियाज जो है ना, यानी हाईलाइटेड एरियाज, इनको सिलेक्ट नहीं करता। तो यहाँ तक कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप तो पूछ सकते हैं। ग्रेडियंट कलर में प्रॉब्लम करेगी, ग्रेडियंट कलर में क्या प्रॉब्लम है? अटेंडेंस लिंक आप लोग का वाकई काम नहीं कर रहा, मैं एक मिनट चेक करता हूँ उसको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं एक मिनट पूछ लेता हूँ ले मैनेजर से।
जब तक कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। हो जाता है ओपन, प्लीज वेट कर लें थोड़ा सा, परेशान मत हो। आई नो क्लोज है अटेंडेंस लिंक। मैंने अपडेट कर दिया है वो, हमें अटेंडेंस लिंक का जो है बता देते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, जो भी हमें हमने अभी एडजस्टमेंट लेयर्स पढ़े हैं। मैं जरा टॉपिक को थोड़ा सा रीएडिट कर दूं, स्किन रिटचिंग हम कल पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। इसको हम कह देते हैं रिमेनिंग एडजस्टमेंट लेयर्स। Difference between CorelDRAW and Illustrator is just like difference between Coca-Cola and Pepsi. All right, they are both the same. They are both vector platforms and बस दो मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, कोई ऐसा मसला मतलब उनके दरमियान नहीं है। लेकिन ये है कि दे बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, बट इंटरनेशनल ब्रांड्स अब प्रेफर करते हैं इलिस्ट्रेटर को, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कोरल ड्रॉ नहीं सिखाया। क्योंकि कोरल ड्रॉ आप लोग फॉर एग्जांपल फाइवर पर देख लें या फ्रीलांसर पर देख लें, मतलब कहीं पर भी आपका जो है आपका कोरल ड्रॉ का जो है ना इतना ज्यादा डिमांड नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तान में लोकली होता है। उसके लिए ये है कि आप अपने इलिस्ट्रेटर की ईपीएस फाइल उनको दे दें, वो ओपन हो जाती है कोरल ड्रॉ में। तो एडजस्टेबल होती है, फॉर एग्जाम्पल कहीं से आपने प्रिंटिंग करानी है, स्टफ लाइक दैट। हमारे लेक्चर्स तकरीबन नेक्स्ट वीक तक जाएंगे, और हमारे तकरीबन दो लेक्चर्स मिसिंग हैं, तो वो भी हमने कवर अप करने हैं क्योंकि उसमें मैं लीव पे था उन दो लेक्चर्स पर। तो वो हमारे लेक्चर्स दो मिसिंग हैं, आप लोगों को याद होगा, एक तो लास्ट थर्सडे वाला, ठीक है, और एक और उससे पहले मिस हुआ था। एडोब एक्सटी मैं करवाना तो चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आप लोग कितना और ग्रेस्प कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोग को चीजें करवाता जाऊं, आप लोग पीछे चीजें भूलते जाएं। तो हो सकता है हम आखिरी वीक में एडोब एक्सटी को टच कर लें। अटेंडेंस लिंक आ जाता है भाई, किस चीज की परेशानी है, हो जाता है ओपन, कोई मसला नहीं है। हो गया ओपन, ये लें। अटेंडेंस लगा लें आप लोग, 5 मिनट ले लें, अटेंडेंस लगा लें आप लोग प्लीज सारे। अटेंडेंस आप लोग प्लीज लगाते जाएं क्विकली। ठीक है, एडोब एक्सटी इंशाल्लाह ताला चलें नेक्स्ट वीक में कुछ आप लोगों को उसका ओवरव्यू मैं जरूर दे दूंगा एडोब एक्सटी का। क्योंकि अभी कुछ लेक्चर्स हैं, दो लेक्चर्स और भी रहते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है एडजस्टमेंट लेयर्स का, उसका मुझे बता दें कि आप लोगों को इशू आ रहा हो।
ओके, सब क्लियर हो गया। सिलेक्टिव कलर और ह्यू एंड सैचुरेशन में कोई बता सकता है कि लाइक क्या मैंने डिफरेंस बताया? ग्रेडियंट कलर पे कैसे अप्लाई करेंगे? कलर पे ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होता, ग्रेडियंट किसी ना किसी यानी इमेज पे यानी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई होता है। नहीं, मैं आपको उसका एक यूट्यूब वीडियो भेज दूंगा, मुझे याद कराना, वो आप फॉलो कर लेना। बहुत सिंपल सा है, वो इन पेज करना पड़ता है। मेरे पास अभी इन पेज नहीं है लैपटॉप पर, तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। सर एडोब एक्सप्लोरर इसका हार्ड, देखिए टेम्प फाइल्स आप लोग क्योंकि आपका सी ड्राइव में होता है, तो सी ड्राइव में आप लोग जब सेव करते जाते हैं फोटोशॉप की फाइल्स, तो आपकी टेम्प फाइल्स जो है वो डिलीट वो होती जाती हैं, बनती जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ये एक ना सॉफ्टवेयर है विज ट्री के नाम से, ये विज ट्री के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये जो है फॉर एग्जांपल मैं स्कैन करता हूँ सी विंडोज। ओके, सो ये सी विंडोज के अंदर मुझे सारी ये फाइल्स बता देता है कि भाई आपकी एक्स्ट्रा फाइल कौन सी है, और वो फाइल्स आप सी विंडो से डिलीट करते जाएं। देखिए एडोब के अंदर, एडोब फोटोशॉप के अंदर देखिए कहाँ पे कौन सी ज्यादा वो है, इसको आप ब्रेक डाउन करते जाएं इनका। आप देखिए कहाँ पे इतना ज्यादा जो है ना डेटा स्टोर हो रहा है। दूसरा एक और सॉफ्टवेयर है सर्च एवरीथिंग के नाम से, सर्च एवरीथिंग के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप सर्च एवरीथिंग में लिखें टेम्प फाइल्स। टेम्प फाइल जब आप लिखते हैं तो देखें क्या आता है। फोटोशॉप, फोटोशॉप लिखे हैं, फोटोशॉप टेम्प। ये देखें फोटोशॉप की टेम्प फाइल्स आपकी इस तरह बनती जाती हैं, ये हैवी होती हैं, देखें ये बनी हुई हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। टेम्प फाइल्स होती हैं, फोटोशॉप टेम्प लिखें तो आप ये यहाँ से डिलीट कर दें। काफ़ी हैवी फाइल्स होती हैं, कुछ आपकी नहीं होती हैं डिलीट, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि आपका फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है इसलिए डिलीट नहीं हो सकती, वरना ये जब मैं क्लोज करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। तो ये दो सॉफ्टवेयर आप लोग कर लें, सर्च एवरीथिंग और फोटो और सर्च एवरीथिंग और विज ट्री। इससे आपको आइडिया हो जाता है। देखें ये विज ट्री का एक ये भी फायदा है कि आप यहाँ से आपको एक मिनट इसका ऑप्शन आता है एक, हाँ, इसको आप ऊपर कर लें। ये आपको ये जो ना ऑप्शंस आते हैं, इसको आप इस तरह अगर नीचे है तो इसको ये देखिएगा, इसको आप ऊपर कर लें इस तरह। और आप यहाँ पर देखें ये सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, तो आपको ये फाइल नजर आ जाएगी। ये सबसे बड़ा ब्लॉक ये 8 GB का है पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा ब्लॉक ये। आप इस तरह ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े ब्लॉक्स ये क्या हैं, ये किस चीज के हैं ये। ठीक है, तो इस तरह आप हर ड्राइव को स्कैन करके उसमें से चीजें डिलीट कर सकते हैं। ये जो कलर ब्लॉक्स हैं ये आपको बता रहा होता है कि आपकी सबसे बड़ी चीज कहाँ क्या है, वो कौन सी है। अब ये नहीं कोई विंडोज की कोई चीज ना उड़ा दीजिएगा, आपकी विंडोज में मसला आ जाना वरना।
तो ये दो सॉफ्टवेयर आप लोग कर लें, विजट्री और सर्च एवरीथिंग, काफी मजेदार से सॉफ्टवेयर हैं, सिंपल टू यूज सॉफ्टवेयर हैं, कोई इनमें ऐसा मुश्किलात वाली चीज नहीं है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस कि भाई हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था व्हाई वी आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स। तो उस पर हम लोग ने चीजें डिस्कस की थी कि हम लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर अपनी गिग्स पर, अपनी स्ट्रेटजीज पर, अपनी प्रमोशन पर, तो हमें इस वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ऑर्डर्स लेने के लिए, और क्या आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल जब ऑर्डर्स आए तो आप लोगों ने ऑर्डर्स किस तरह करने हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मैं आपको बिगनर से लेकर यानी फॉर एग्जांपल आपके या प्रोफेशनल करियर तक थोड़ी सी एडवाइस भी करता हूँ। ये चीजें बेशक आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिस तरह आप लोग को बेहतर लगे। तो सबसे पहले जो रीजंस फॉर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स इज बिकॉज ऑफ आवर टाइम इन्वेस्टमेंट। देखें, फ्रीलांसिंग में है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो है टाइम। फ्रीलांसिंग कहता है कि आप अगर मुझे दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे दे रहे हैं तो मैं उसका आपको उतना सिला दूंगा। अगर आप मुझे अपने 24 घंटों में से 2 घंटे दे रहे हैं सिर्फ, तो मैं उसके हिसाब से आपको उसका रिटर्न दूंगा। जिस तरह एक मनी इन्वेस्टमेंट होती है, आप किसी पे जितना ज्यादा पैसा लगाते हैं तो आपको रिटर्न उतना ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन अगर आप पैसा ही तकरीबन सिर्फ $10 लगाएंगे तो आप $100 रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। किसी बिजनेस में आप सिर्फ $10 लगाएंगे तो आप $100 से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो द थिंग इज कि इसमें आप जितने ज्यादा अपने घंटों की इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड है। सब नंबर वन टिप या स्ट्रेटेजी मैं आपको ये दूंगा, अपने जो है ना आवर अपनी रूटीन थोड़ी सी आप लोग स्केड्यूल करें। अब फ्रीलांसिंग जो होती है ज्यादातर होती है रात के टाइम पर। अब ये भी नहीं मैं कह रहा कि आप रातें जागें, आप मैक्सिमम जो है आपको जो है 3 बजे तक रात तक जो है वो ऑनलाइन एटलीस्ट स्टेटस अपना चेक करना चाहिए। नंबर वन चीज ये, आप लोग अपने आवर्स इस तरह चैनलाइज कर लें कि आप लोग देखें, मेरा काम है आप लोग को जॉब सिस्टम से निकालना और आपको फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आना। तो सुबह उठने का यही होता है कि भाई जल्दी उठने का यही होता है कि अगर आपने कहीं जॉब पर जाना है, अगर नहीं जाना तो आप फ्रीलांसिंग को फुल टाइम दें। आप लोग ज्यादा अपने वर्किंग आवर शुरू करें, फॉर एग्जांपल रात के 7 बजे से 3 बजे तक, या 6 बजे से 3 बजे तक 12-13 घंटे अपने दें अपने फ्रीलांसिंग को। और क्या अब उसमें क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन तकरीबन आप 12 आवर्स जो है अपने डे कर अगर देंगे ना फ्रीलांसिंग को, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब आप एक ही दम नहीं 12 पे जा सकते, आप शुरू में 2 दे रहे होंगे, उसको जो 2 दे रहे हैं वो उसको 4 से 5 घंटे कर लें। जो ऑलरेडी 4 से 5 घंटे दे रहे हैं वो 8 घंटे कर लें। जो ऑलरेडी 8 घंटे दे रहे हैं वो 12 घंटे कर लें। ठीक है, आपने एक ही दम नहीं 12 घंटे पे जंप मार लेना, आपने अपनी रूटीन सेट करनी है आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी आप अपनी ये बनाएं कि टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है। मैंने आपको बता दिया फ्रीलांसिंग की ज्यादातर क्यूरीज, फ्रीलांसिंग के ज्यादातर टाइम, गिग्स पब्लिश करने का टाइम ज्यादातर जो है 7 से लेकर 3-4, यानी ये रात तक जाता है, 3 से 4 बजे तक जाता है। 6 बजे से रात से 3-4 बजे तक। अब इसमें आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कर लें, आप किस वक्त में कितना काम करना चाहते हैं। नंबर वन तो चीज ये हो गई। नंबर टू चीज ये होगी आप लोगों की कि आप लोग अपने सैंपल्स पर फोकस करें। सैंपल्स आप लोग जो है ना अपने फॉर एग्जांपल बनाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। अब सैंपल्स बनाने का तरीका, दो बेहतरीन तरीके हैं आप लोगों के पास। नंबर वन, 99 डिजाइन्स के कॉन्टेस्ट, वहां से ब्रीफ उठाएं, उन्हीं की एंट्रीज को उठाएं, उन्हीं की एंट्रीज को उठाकर उनको मर्ज करें, अपना डिजाइन बनाएं और उसका ब्रांड नेम चेंज कर दें। आपका अपना एक लोगो बन गया। क्योंकि आपको मसला ये होता है कि आपको समझ नहीं होता कि हम किस चीज का लोगो बनाए। तो 99 डिजाइन पे तो सारी ब्रीफ पड़ी होती है। ठीक है, ये तो मैं बारहा बहुत दफा बता चुका हूं आप लोगों को। 99 डिजाइन पे तो सारी ब्रीफ पड़ी होती है। जिस तरह ये लोगो है, बर्प का लोगो है, इसकी आप एंट्रीज पिकअप करें, जितनी भी एंट्रीज हैं, और आप यहां से इसकी ब्रीफ पिकअप करें। सारी यही चीज रखें। इसका लोगो का नाम कोई और रख दें, इसका नाम बर्ब की जगह कुछ और रख दें।
कोई और नाम रख दें, आप ब्रांड नेम रख दें, इसी ब्रांड नेम के नाम से ना बनाए सैंपल, कोई और नाम रख दें। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है भाई कि फ्रीलांसर पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। फ्रीलांसर के कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। जब आप उसके कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट करोगे तो आपके फॉर एग्जांपल बेशक आपको नहीं मिला, यानी अवार्ड नहीं हुआ कॉन्टेस्ट, कोई बात नहीं, आप उसी सैंपल को कहीं और पे अपने, अब वही आपका सैंपल कहाँ कहाँ पे सर्कुलेट करेगा, वही आपका सैंपल फाइवर की गिग पे भी लग सकता है, वही आपका सैंपल बिहेंस पर भी जा सकता है, वही आपका सैंपल ड्रिबल पर भी अपलोड हो सकता है, वही आपका सैंपल अपवर्क पे भी अपलोड हो सकता है, वही फ्रीलांसर पे भी अपलोड हो सकता है उसके पोर्टफोलियो सेक्शन में, वही आपका गुरु पे भी अपलोड हो सकता है, और वही सैंपल आप ऑफलाइन जो आप ग्रुप्स में अपने डिजाइन शेयर करेंगे आप वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। तो देखें कहाँ तक बात जा रही है। एक सैंपल आपका सिर्फ फाइवर के लिए नहीं बनेगा, वही सैंपल आप हर जगह अपलोड कर देंगे। आप अपनी रीच बढ़ानी है ना, देखें आप बिहाइंस पे भी अपलोड कर रहे हैं, ड्रिबल पे भी अपलोड कर रहे हैं, अपवर्क पे भी कर रहे हैं, गुरु पे भी कर रहे हैं, साथ क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपवर्क के प्रपोजल्स में भी आप वो अपलोड कर रहे हैं, फ्रीलांसर के प्रपोजल्स में भी अपलोड कर रहे हैं, लिंक्डइन पे भी आप वो शेयर कर रहे हैं। तो इतनी जगह एक डिजाइन शेयर हो रहा है, तो आप यानी उसको बहुत ज्यादा मार्केट में एक्सपोज कर रहे हैं। जब वो बहुत ज्यादा मार्केट में एक्सपोज होगा तो कोई ना कोई तो होगा ना जो आपको उस डिजाइन के बेसिस पर हायर कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर अब रोमा पूछ रही है, सर काइंडली टेल मी द मेथड फॉर अप्लाइंग इन द कॉन्टेस्ट, आई मेक सेवरल सैंपल्स बट इशू इन अपलोडिंग। आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना, आप फ्रीलांसर पे अपलोड कर रही हैं या किस पे, 99 डिजाइन पे करनी है? आप उसमें जो स्क्रीनशॉट शेयर करना मैं आपको गाइड कर दूंगा। वैसे हमने सारी एक क्लास ली थी कि किस तरह आपने कॉन्टेस्ट में एंट्री अपनी अपलोड करनी है। आपका या तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है, शायद उस वजह से आपको एंट्री में मसला हो रहा हो। अच्छा, जहां तक गिग एडिटिंग की बात है तो उसमें मैं जरा आप लोगों को कुछ कंसेप्शंस बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक, उसमें मैं मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दूं। देखिए गिग एडिट आपने कब करनी है और कब नहीं करनी। जब आप अपनी गिग की इमेजेस एडिट करोगे, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक गिग है, वो हमने बनाई है, उस पर कोई रिव्यू नहीं है, हम उसको एडिट करने चले, तो भाई जिस गिग पे तो रिव्यू नहीं है उसको कभी भी आपने एडिट नहीं करना, ना ही आपने उसके टैग्स एडिट करने, ना ही उसका टाइटल एडिट करना है, ना ही आपने उसकी इमेजेस ऐड करनी है, आपने सिंपली उसको डिलीट कर देना है। जो आपका 1 वीक का एनालिसिस है उस पर आपके 300 से 400 से 500, 300 से 500 तक इंप्रेशन नहीं गए, यानी अच्छे इंप्रेशन नहीं जा रहे, एक हफ्ते बाद भी आपके इंप्रेशन सिर्फ 45-46 हैं, तो उस गिग पे कोई पोटेंशियल नहीं मुझे नजर आ रहा, उस गिग को आप डिलीट कर दें। और उसी गिग में देखें कि क्या मसले आ रहे थे। इमेज में मसला आ रहा था, यानी क्लिक्स में मसले आ रहे थे, इंप्रेशन पे मसले आ रहे हैं, इंप्रेशन में मसला आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी एसईओ अच्छी नहीं हुई हुई गिग की, गिग्स में इमेज क्लिक्स में मसला आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी गिग की इमेजेस अट्रैक्टिव नहीं है। दोनों में मसला आ रहा है तो दोनों चीजें सही नहीं है। कब आप गिग एडिट कर सकते हो? चाहे आप उसकी इमेज एडिट करो, चाहे टाइटल एडिट करो, चाहे एक अल्फाबेट एडिट करो, आपकी गिग एडिटिंग मोड में चली जाएगी। आपका अगर गिग पे रिव्यूज पड़े हों तो फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं, वरना नहीं। सो ये भी एक चीज है कि आप अपनी गिग को जो है फॉर एग्जांपल तब आप एडिट करें जब उस पर रिव्यूज पड़े हों या अशद जरूरत हो गिग को एडिट करने की, प्राइस चेंज करनी है या टाइमिंग चेंज करनी है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन वो 2 दिन के लिए आपकी रिव्यू सेक्शन में जाती है और आपकी गिग गायब हो जाती है। सर क्या हम गिग टाइटल के रिलेटेड सैंपल्स बना लें? बिल्कुल बिल्कुल, आप गिग आपने जो फॉर एग्जांपल देखें, यही तो स्ट्रेटेजी आपको मैं बता रहा हूँ, सैंपल्स आपने वो बनाने हैं जो कि आपके हर जगह फिट हो जाए। फॉर एग्जांपल आप देखें, पहले एनालाइज करें कि आप अपवर्क पे किस तरह के प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट पे प्रपोजल्स भेज सकते हैं, किस तरह पे आपकी जो है ना स्किल बैठ रही है। फिर आपने फाइवर पे देखना है आप कौन सी गिग्स पे जो है कौन सी टॉपिक्स पर, यानी कौन से यानी सर्विसेज पर गिग्स बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं।
उसको डिसाइड करें। आप अपने पास लिख लें कि यार मैं जो है ना इन्हीं टाइटल्स, यानी ये 7 मेरे पास गिग्स हैं, इन्हीं मैं गिग्स में खेलना चाहता हूँ। यानी एक गिग हो गई कि मैं मिनिमलिस्ट लोगों में काम करना चाहता हूँ, एक गिग पे मैं फ्लायर्स पे काम करना चाहता हूँ, एक गिग पे मैं प्रेजेंटेशन डिजाइन पे काम करना चाहता हूँ, एक गिग पे मैं बुक कवर डिजाइन पे काम करना चाहता हूँ, एक गिग पे मैं टी शर्ट डिजाइन पे काम करना चाहता हूँ। आपने ये 7 आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप इन्हीं के सैंपल्स पे फोकस करें। आप जो प्रपोजल भी भेजें वो इन्हीं के सैंपल्स पर भेजें, उसमें अपनी स्किल्स भी उसी तरह आप एडिट कर लें। देखिए बहुत ज्यादा स्किल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 या 5 to 7 आर मोर देन इनफ इन द स्टार्ट। और ये मैं आप लोग को इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि आपकी कोई एक ना एक गिग चलेगी, फिर आपने उसी गिग पे काम करते जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन डिजाइन की गिग चल गई, फिर आपका करियर जो है ना उस तरह मोल्ड होता जाएगा, फिर आप प्रेजेंटेशन डिजाइन पे काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि आई एम अ प्रेजेंटेशन डिजाइन एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये इस तरह की आपने स्ट्रेटेजी बनानी है। शुरू में आपने ज्यादा स्किल्स पे काम करना है, क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट मार्केट्स को टैप कर रहे हो। आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप सिर्फ एक मार्केट को टैप करो और वो आपकी सक्सेसफुल हो जाए। फाइवर पर बहुत ज्यादा ऑडियंस है। जहां पर बहुत ज्यादा ऑडियंस हो तो वहां पर मसला ये होता है कि आपको डिफरेंट हरबे, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टाइम टू टाइम अडॉप्ट करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने वो 7 गिग्स में डिसाइड किया, अब 7 गिग्स की 7 गिग्स पे आपने फुल मेहनत की, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो देन व्हाट वुड यू डू? क्या आप अपनी प्रोफाइल छोड़कर, हाथ छोड़कर बैठ जाएंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे। आप ये करेंगे कि आप फिर नई गिग्स यानी नई स्किल्स एक्सप्लोर करेंगे। गलती कहाँ हुई है देखें, आप लोग को जो मैंने फाइवर पर एक पूरा सेशन शुरू में दिया था कि उसकी गिग रिसर्च, अगर तो आप लोग 7 अपनी गिग्स जो है पूरी रिसर्च करके आप लोग ने बनाई हैं तो आप लोगों को मसला मुझे नहीं लगता होगा। लेकिन आप पहले जो है ना स्किल्स पे रिसर्च करें कि आप किन 7 पक्की स्किल्स पे काम करना चाहते हो। रिसर्च करने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह टैग्स वगैरह रिसर्च करना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने शौक पे चलें, ये भी याद रखिएगा। कुछ फ्रीलांसर्स ये गलती करते हैं, जी सर मुझे शौक है कि मैंने वाटर कलर में ही काम करना है। वो शौक शौक में इतना उसमें कंपटीशन है, उसी में लगे हुए हैं, तो वहां पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। कभी कभार आपको अपने शौक से हट के उस स्किल में जाना पड़ता है जिसमें आपको फायदा नजर आ रहा हो, फिर आपको खुद ही वो शौक डेवलप हो जाता है उस स्किल में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे शौक नहीं है रेट्रो लोगोस का इतना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे नीड नजर आएगी कि नहीं यार रेट्रो लोगों में एक गैप है, यहाँ पे मैं गिग बना सकता हूँ, तो मैं उसमें गिग बनाऊंगा। तो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अपना शौक ही देखना है, आपने मार्केट देखनी है। फिर अपने इंटरेस्ट को और मार्केट के जो इंटरेस्ट है उसको अलाइन करना है, फिर उस बेसिस पे आपने गिग टाइटल्स डिसाइड करना है। फिर जब आपके गिग टाइटल्स, और ये बात अभी की नहीं है, ये तो बहुत पहले आप लोगों को कर लेना चाहिए था। अगर अभी तक आप लोग इस चीज पे सोच रहे हैं तो इट्स टू लेट। लेकिन ये कि अभी मैं आपको आगे की मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग किस तरह किया करेंगे कि आप लोग अपने टाइटल्स डिसाइड करके उसी के हिसाब से फिर आप सैंपल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आप टाइटल्स डिसाइड करेंगे, आप सर्विसेज डिसाइड करेंगे, उसी हिसाब से आप क्या कहते हैं अपने सैंपल्स बनाएंगे, और फिर उन्हीं सैंपल्स को आप उन स्किल्स के साथ प्रमोट करेंगे अपवर्क पे, गुरु पे, फ्रीलांसर पे। फिर फ्रीलांसर पे भी आप यही कोशिश करेंगे कि आप उन्हीं स्किल्स पे ही आप प्रोजेक्ट्स भेजें। अगर आपके पास मजीद टाइम है तो आप फ्रीलांसर पर, अगर आपको कोई गैप नजर आ रहा है कि यार ये एक स्किल है जिसमें मुझे काम करना चाहिए, तो वो फ्रीलांसर के लिए सिर्फ आप फिर उन सैंपल्स पे काम कर सकते हैं। तो बात ये है कि जितना आप टाइम दें उतना बेहतर है। दूसरा ये कि ऑर्डर जब आपको फॉर एग्जांपल आ जाता है, ऑर्डर आप लोग को आ जाता है, तो मसला ये होता है कि हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब होता ये है कि आप लोग को जब ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर जब आता है तो आप लोग के माइंड में होता है कि हम लोग को पैसे मिल जाएं एक फ्रीलांसर को। तो देखें, शुरू में आपने तकरीबन जब 20 से 50 रिव्यूज तक अपने पैसों को नहीं देखना। आपको चाहे $50 वाला काम $5 पे क्यों ना करना पड़े, आपने 5 स्टार रिव्यू लेना है और क्लाइंट को ऐसा अपना क्लाइंट बनाना है कि या तो वो दोबारा आपके पास आए या वो किसी और को आपको रिकमेंड कर दे। अब वो किस तरह बनाएंगे? नंबर वन चीज, आप फ्री कुछ सर्विसेज वैसी क्लाइंट्स को दे दें
आप कहें कि यार आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो, आपने मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम कराया है और मैं होप करता हूँ अब आगे मुझसे काम कराएं, मैं आपको ये सोर्स फाइल या मैं आपको ये बिजनेस कार्ड एक आपको एक्स्ट्रा फ्री में देता हूँ, या आप उसके सामने कुछ लिस्ट कर दें अपनी सर्विसेज के, ये सोशल मीडिया किट है, बिजनेस कार्ड है, प्रेजेंटेशन डिजाइन है, इन्फोग्राफिक्स है, आप इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, मैं आपको इसका फ्री डिजाइन दे दूंगा। देखें पर कैसे नहीं देता आपको 5 स्टार रिव्यू। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप इसके लिए मेरे पास आपको सजेशन ये है कि भाई एक ही दफा बिजनेस कार्ड का, इन्फोग्राफिक्स का, सोशल मीडिया बैनर्स का एक ना टेम्पलेट बना लें, और इस तरह के फ्री बायर्स को जो देने हैं वो उसी टेम्पलेट को रिपीट कर करके, यानी उनका लोगो रिप्लेस करके, कलर चेंज करके उसी टेम्पलेट को रिवाइव कर दे, क्योंकि आप एक चीज फ्री में दे रहे हैं तो फ्री की चीज टेम्पलेट बेस्ड भी हो तो ऐसा मसला नहीं होता। चलो उससे क्या होगा, एक जेस्टर बनेगा कि भाई हम लोग उसको पैसों को नहीं देख रहे, हम लोग सर्विस को देख रहे हैं, हम उसको फुली सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हाँ, हमारी आप सही कह रही है, बाय रिक्वेस्ट में आप फ्री लोगो दे सकते हैं, नहीं फ्री लोगो तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल लोगो है उसके साथ मैं आपको एक फ्री बिजनेस कार्ड दे दूंगी, या मैं एक फ्री लोगो कॉन्सेप्ट मजीद एक बना दूंगी। रोमा कह रही है सजेस्ट सम सर्विसेज टू, देख लेते हैं जी, फाइवर पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सर्विस में जाना चाहते हैं जो कि है सबसे पहले आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने मोटी मोटी जो स्किल्स हैं वो किस में जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया, मैंने प्रेजेंटेशन में जाना है, और वो मैंने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च। ठीक है, मैंने देखा प्रेजेंटेशन डिजाइन, फॉर एग्जांपल पहले मैंने उसको सर्च किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन जितनी भी है मैंने उसको सारा सर्च किया कि मैं किस में जाऊं किस में ना जाऊं। मैंने अपनी सर्च किया, मैंने इसको डन कर लिया, मैंने इसको करना है। मेरी रिसर्च के बेसिस पे मैंने देखा कि इसमें कंपटीशन कम है, लेकिन डिमांड इसकी ज्यादा है। स्किल्स उसमें जाए जिसमें कंपटीशन भी कम हो और डिमांड उसकी ज्यादा हो। अब जो अब हमने क्या करना होता है, हमने इस कीवर्ड को ब्रेक डाउन करना होता है इनटू अ स्पेसिफिक कीवर्ड। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं कि मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक ना प्रेजेंटेशन बनाते हैं फॉर एग्जांपल पिच टेक, यानी वो बिजनेस वाले जो है ना पिच टेक एक करते हैं, यानी अपना स्टार्टअप्स प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन डिजाइन बनाऊंगा, सिर्फ पिच टेक से रिलेटेड। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड पिच टेक, यानी पिच टेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन में बनाऊंगा। तो ये एक स्पेसिफिक हमारी जो है ना हमारा प्रेजेंटेशन डिजाइन हो गया। एक इस तरह की आपकी सर्विस हो सकती है, आप स्पेसिफिक इस तरह के कीवर्ड्स देखेंगे लोग किस तरह स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन डिजाइन और किस किस्म की हो सकती है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, इस तरह देखना यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन डिजाइन लिखे हैं। आई विल हेल्प यू विथ योर बिजनेस एंड यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन, आई विल मेक अ प्रोफेशनल नीट लुकिंग प्रेजेंटेशन फॉर यू। ये देखें, आई विल मेक यू अ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट स्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ये इस तरह आप स्पेसिफिक कैटेगरीज में जाएं, स्पेसिफिक कैटेगरीज जो आपके माइंड में आ रही है वो सर्च करें। प्रेजेंटेशन डिजाइन और किस चीज के लिए हो सकती है, प्रेजेंटेशन डिजाइन आपकी फॉर एग्जांपल स्टार्टअप के लिए हो सकती है, तो स्टार्टअप प्रेजेंटेशन डिजाइन आप यहाँ पे लिखें। यहाँ पे 1100 सर्विसेज हैं, डिमांड ठीक है। आई विल डिजाइन प्रेजेंटेशन फॉर स्टार्टअप वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स, मोबाइल ऐप से रिलेटेड प्रेजेंटेशन डिजाइन हो सकती है। वेबसाइट आप टैग्स देखें लोगों ने अपने टाइटल्स में कर रखे हैं, फिर आप अपने पास लिखते जाएं कि अच्छा प्रेजेंटेशन डिजाइन किस किस चीज के लिए हो सकती है, स्टार्टअप्स के लिए हो सकती है, इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है, सेल्स के लिए हो सकती है, पिच टेक्स के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है। ठीक है, बिजनेस प्लान के लिए हो सकती है। आप ही अपने पास कीवर्ड्स लिखने के, अच्छा प्रेजेंटेशन डिजाइन इस इन इन चीजों के लिए हो सकती है, फिर आप उसके बेसिस पे अपना एक स्पेसिफिक टाइटल अपना लिखेंगे। अब जो आपने मिक्स पोर्टफोलियो की जहां तक बात की रोमा, उसमें आप लोगों ने देखें, मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा ना, फोटोशॉप की जो सर्विसेज हैं उसमें कंपटीशन है बहुत ज्यादा। फोटोशॉप की जो सर्विसेज है, वैसे मेरी एक पर्सनल सजेशन है,
मैंने तकरीबन पिछले जब से मैं फ्रीलांसिंग करियर कर रहा हूँ, मैंने अपने पूरे करियर में फ़ोटोशॉप सर्विसेज़ पे काम नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें हमेशा कॉम्पिटिशन ज़्यादा नज़र आया। उसमें मुझे हमेशा कॉम्पिटिशन जो है ना एक्स्ट्रा नज़र आया है और मैं इसलिए उसको अवॉइड करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ोटोशॉप में नहीं जा सकते, फ़ोटोशॉप में आप लोगों के पास बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, स्किन रीटचिंग है जो हम अब आगे पढ़ेंगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड रिमूवल पे जा सकते हैं, आप फ़ोटो एडिटिंग पे जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि उसमें बहुत सारी जो है ना आपकी कॉम्पिटिशन आपका अवेलेबल है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा रोमा एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप एडिटिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो फ़ोटोशॉप एडिटिंग में लोग क्या-क्या चीज़ें एडिट कर रहे हैं, किस-किस चीज़ को एडिट कर रहे हैं। आपने ये डिसाइड करना होता है क्या क्या एड फॉर एग्ज़ाम्पल किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए वो एडिट हो रही है, किस प्रोडक्ट के लिए वो एडिट हो रही है, किस इंडस्ट्री के लिए वो एडिट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन है तो किसी इंडस्ट्री के लिए बन रही है, किसी प्लेटफ़ॉर्म के लिए बन रही है, जिस तरह वेबसाइट्स या ऐप्स हो गई, किसके लिए बन रही है? किसी एक स्पेसिफ़िक ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है। इसी तरह एक लोगो है तो आपने डिसाइड करना है वो किस इंडस्ट्री के लिए बनाया जा रहा है, किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाया जा रहा है, फॉर वेबसाइट्स है, फॉर ऐप्स है, फॉर व्हाट अ, ठीक है, उसके अलावा आपने देखना है किस स्टाइल में बनाया जा रहा है, किस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अंदर रहते हुए बनाया जा रहा है। तो उसको सारा आपने एनालाइज़ करके फिर अपना जो है टाइटल एनालाइज़ करना होता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप एडिटिंग में अब दुनिया भर की एडिटिंग कोई वॉचेस एडिट कर रहा है, कोई बॉडी फिगर्स एडिट कर रहा है, कोई लिप्स एडिट कर रहा है, कोई फेस एडिट कर रहा है, कोई हाथी को एडिट कर रहा है। ठीक है? सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन हियर। तो आपने सजेस्ट करनी है कोई अमेज़न की एडिट कर रहा है। आपने फिर एनालाइज़ करना है और ये एनालाइज़ करना है कि अच्छा ये चीज़ों में लोग एडिट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये भी एक मार्केट अनटैप्ड है, इसमें अगर मैं एडिटिंग करूँ तो उसमें कॉम्पिटिशन कम है। इस तरह आप लोगों ने डिसाइड करना है। अब मैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ आप इस तरह कर सकते हैं कि आप 2 फ़ोटोशॉप्स के गिग रखें और 5 जो है इलस्ट्रेटर से रिलेटेड गिग्स रखें। आप इस तरह अपना मिक्स पोर्टफोलियो बना सकते हैं। या कम करनी है फ़ोटोशॉप की तो 1 फ़ोटोशॉप की कर लें और 6 इलस्ट्रेटर से रिलेटेड बना लें। इस तरह की आप स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। जी, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा ये आप पता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इस तरह किया करें, आप लोग ना गिग कीवर्ड पे सर्च किया करें और आप क्या करें कि सर ये देखें मैंने डेटा कलेक्ट किया है। मैंने गिग्स के लिए भी यही कहा था तो किसी ने भी वो फ़ॉलो नहीं किया। मैंने कहा था गिग्स जब भी आपने चेक करानी है तो आप वो 7 पॉइंट्स मुझे बताएँ सर हमने ये फ़ॉलो किए, इसमें से आप मुझे मिस्टेक बताएँ कि क्या हो सकती है। अब इसी तरह जब आप कहते हैं ना सर इस पे हम गिग बना लें तो मुझे डाटा शेयर किया करें कि सर हमने डाटा कलेक्ट किया है या आप डाटा चेक करें कि इसमें इतनी वॉल्यूम्स हैं इतने जिस तरह कमर ज़िया ने एक दफ़ा डाटा अपलोड किया था उस तरह आप लोग भी कर सकते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है आप लोग डाटा इकट्ठा करें और आप लोग बताएं कि भाई अच्छा ये सर हमने इस पे चेक किया है इसमें इतने ऑर्डर्स इन क्यू लोगों के आ रहे हैं इतनी बेसिकली इसमें जो है ना ऑडियंस इन्वॉल्व है इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है इतना कम इसका कंपटीशन है डिमांड इसकी ज़्यादा है आपने बेसिकली देखना होता है कंपटीशन कम डिमांड ज़्यादा उस तरह की सर्विस हो तो उस तरह की सर्विस में घुसें क्योंकि कंपटीशन वहां पर कम है और डिमांड ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा ज़्यादा चेक किस तरह कर रही है आप लोग ऑर्डर्स इन क्यू चेक करें रिव्यूज चेक करें अब इसमें तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल मैं पिच टेक प्रेजेंटेशन की ही बात कर लेता हूँ तो इसमें जो है वॉल्यूम रिस्पेक्टेबल है मतलब इसमें आप रैंक करा सकते हैं लेकिन मुश्किल है इसको मजीद आप स्पेसिफिक कर सकते हैं पिच टेक इन्वेस्टर टेक प्रेजेंटेशन अब थोड़ा सा कम हुआ है तो आप यहाँ पर देखें आपने रिव्यूज सबसे पहले चेक करना है कि अच्छा रिव्यूज आ रहे हैं इस पे ओके हो गया ठीक है आपने प्राइसेस चेक करनी है लोग प्राइसेस क्या दे रहे हैं उसके बाद आप लोग ने इनको ओपन करना है आपने ऑर्डर्स इन क्यू चेक करना है 5 ऑर्डर्स 2 ऑर्डर्स तो मतलब इसकी रिस्पेक्टेबल एक डिमांड है और लोग ये महंगे में भी खरीद सकते हैं 45 50 25 10
तो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ गिग्स आप इस तरह रख सकते हैं जो आपकी हायर प्राइस्ड हो सकती है, तो इस तरह की आप प्रेजेंटेशन डिजाइन में आप उस तरह की गिग बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब उससे पूछा जा रहा है पिच डेक क्या होती है। पिच डेक बेसिकली एक ना एक तरीका होता है, उसको थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा। पिच डेक, व्हाट इज पिच डेक? पिच डेक इज बेसिकली प्रेजेंटिंग योर स्टार्टअप, कि आप अपने उसमें अपना स्टार्टअप बताते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ठीक है। आप पिच डेक में अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एडवांटेजेस बताते हैं, सोल्यूशन बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ट्रैक्शन, मार्केट, कंपटीशन, बिजनेस मॉडल, इन्वेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट। ये आपकी पिच डेक किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। इसमें उन्होंने बताया कि आपने ये 12 पॉइंट्स जो है ना ये हर स्लाइड में मेंशन करने होते हैं। तो कह रहे एक आइडिया एक स्लाइड पे करें, प्रिपेयर मतलब ये सिर्फ आपने ये पॉइंट्स उसको फॉलो करना होता है कि उस उससे आपने अब पिच डेक के लिए आपने बेसिकली उससे उसकी स्टार्टअप की डिटेल लेनी है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है, उसकी टीम के बारे में पूछना है, उसकी बेसिकली स्टार्टअप का प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस, ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है, फिर आप वो प्रेजेंटेशन डिजाइन में ऐड कर देंगे। उसमें ये सारा कंटेंट आपको बायर प्रोवाइड करेगा। आपने बेसिकली इंटरेक्टिव सी जो है ना एक उनको हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बना के देनी है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। कंटेंट सारा वो प्रोवाइड करेंगे, हमने प्रेजेंटेशन बनाकर देनी है। इस तरह की क्रिएटिव सी हम लोग ने प्रेजेंटेशन उनको बनाकर देनी है। अब ये देखें हर प्रेजेंटेशन पे एक उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर टीम के बारे में यानी नंबर्स वगैरह बताए हुए हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स ओवरव्यू, तो हर चीज जो जिस जिस तरह बायर हमें बताएगा कि भाई ये पॉइंट्स हमने मेंशन करने हैं, हमने इसको फोकस करते हुए ये सारी चीजें हमने उसमें मेंशन करनी है। प्रोडक्ट के बारे में ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मींस हैविंग अ मेजरेबल सेट ऑफ कस्टमर्स दैट सर्व्स टू प्रूव अ पोटेंशियल, यानी एक यार ये बिजनेस टर्म्स है, अगर आप में से किसी ने बिजनेस किया हुआ है तो वो ये इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन इसको आपको डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। आपको आप ये कह रहे हैं कि भाई ये 12 पॉइंट्स है जो पिच डेक में मेनली होते हैं, आप इसके मुताबिक मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आप उसके हिसाब से उसको स्लाइड्स बनाकर दे देंगे। हमने एक चीज बस पिच डेक में याद रखनी हुई है कि आपने हर चीज जो है लिमिट ईच स्लाइड टू एक्सप्रेसिंग वन आइडिया, ठीक है, ये इस पे आपने थोड़ा सा फोकस रखना है। तो गाइज ये आप लोग की सस्टेनेबिलिटी, अच्छा सस्टेनेबिलिटी की जहां तक मैं बात करूं तो वो मैं इसमें ये कहूंगा कि आप लोग शुरू में पैसों को ना देखें, आप लोग शुरू में देखें रिव्यूज को, आप लोग शुरू में देखें कि यार मुझे मैसेज कर देना नहीं बाद में अभी जो है ना, फिर मैं देखता हूँ शायद इसके बाद ही मैं कर दूँ, ठीक है। आप लोग ने देखना है रिव्यूज आपके कितने पढ़ रहे हैं, रिव्यूज पे आपकी मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। आपने ये नहीं देखना कि फॉर एग्जांपल $50 का ऑर्डर है, अब देखिए $50 का ऑर्डर आपका चल रहा है, आपका बायर नाराज है आपसे, यानी आपको लग रहा है कि जो है ना ये बायर जो है मुझे हल्का फुल्का ही रिव्यू देगा, तो मैं मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि उससे $50 रिफंड कर दें उसे, कोई बात नहीं, आप उस गंदे रिव्यू से बचें। एक बुरा रिव्यू आपको आने वाले $500 रोक देता है। आप जाने दें उस $50 को, डुबा दें उन $50 को, कोई बात नहीं, हलकान ना हो उस पर। आपने अभी छोटा नुकसान करके बड़े नुकसान से बचना होता है। आपने बड़ी पिक्चर देखनी है, आपने ये देखना है कि भाई अभी मैं इसको फ्री कर देता हूं तो मैं आगे बड़े नुकसान से बच जाऊंगा। मेरी फॉर एग्जांपल एक गिग पे 10 रिव्यूज हैं, 5 स्टार रिव्यूज हैं सारे, मुझे पहला ऑर्डर मिला $50 का, नहीं समझ आई क्लाइंट को, मैं कैंसिल कर दूंगा भाई, मैं 11वां रिव्यू नेगेटिव नहीं ले सकता, मैं नेगेटिव लूंगा, मुझे 12वां रिव्यू पता नहीं कब जाकर पड़ेगा। लेकिन मैं इसको म्यूचुअली कैंसिल कर सकता हूँ, यानी आप म्यूचुअली कैंसिल करके आप यानी रफा दफा कर लें, उसको रिफंड कर दें। तो जब आप म्यूचुअली कैंसिल करते हैं तो आपको रिव्यू बुरा नहीं पड़ता, यानी वो रिव्यू नहीं दे सकता बायर, ये एक फाइवर की अच्छी चीज है। जब आप उसको रिफंड कर देते हैं यानी तो वो जो है आपको क्या कहते हैं, रिव्यू नहीं दे सकता। अब आपकी गिग पे इफेक्ट तो होगा यानी कैंसिलेशन का, लेकिन उतना नहीं होगा जो एक नेगेटिव रिव्यू का होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे $50 तो गए, जाया हो गए, हम जी बर्बाद हो गए, तो ऐसा नहीं है।
आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको दोबारा ऑर्डर आएगा, आप फिर से अपनी रिव्यू बिल्डिंग शुरू कीजिएगा। आपने अपने रिव्यू बस कोशिश करनी है, आपने 5 स्टार रिव्यू लेना ही लेना है। और क्या तरीका है भाई एक क्लाइंट से 5 स्टार रिव्यू लेने का? दोबारा से मैंने बता दिया है, उसको फ्री कोई सर्विस ऑफर करना है, फ्री कोई बिजनेस कार्ड ऑफर कर दें, फ्री कोई उसको क्या कहते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ सोशल मीडिया बैनर, इट कुड बी एनीथिंग एक्चुअली। आप उसको फ्री ऑफर करें और कोशिश करें आप ऑर्डर जो दें, 24 घंटे का टाइम है, ऑर्डर 18 घंटे में दें। 2 दिन का टाइम है, ऑर्डर 1 दिन में दें। ये आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए। जब आपके 50 रिव्यूज हो जाएं, फिर आप पर्क्स एंजॉय करें। आपने जो एफर्ट डाल दी है 50 रिव्यूज के लिए, अब आप बढ़ाएं प्राइसेस, अब आपका बढ़ेगा लेवल, लेवल बढ़ेगा, अब आप मर्जी से चार्ज करें जो चार्ज करना चाहो। ये है आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। जब तक आप लोग अपने अंदर वो बिलीफ नहीं लाएंगे कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अब ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों ने कोई गिग्स पे इतना काम नहीं किया, मैं अभी भी उनको कह रहा हूँ, वी स्टिल हैव सम वीक्स, वी स्टिल हैव सम डेज। आप लोग गिग्स पे काम कर लें, हो सकता है आपको ऑर्डर आ जाए, हो सकता है आपकी किस्मत जाग जाए। किस्मत भी उनकी जागती है ना जो एफर्ट्स करते हैं। तो आप लोग एफर्ट्स करें, दिन के 5 से 12 घंटे लगाएं, या आखिरी जब तक हमारा वीक चल रहा है थोड़ी सी मेहनत कर लेना, इसमें क्या चला जाएगा आपका? ठीक है, कुछ भी नहीं जाएगा, आपको गेन ही होगा। क्या करेंगे, फारिग रहकर ज्यादा से ज्यादा पबजी खेल लेंगे, या कोई लूडो का मैच खेल लेंगे, या फेसबुक देख लेंगे, या घर का कोई काम कर लेंगे, दही वगैरह ले आएंगे। भाई कुछ प्रोडक्टिव कर लें अपनी लाइफ के साथ। वही फ्री घंटे जो आप कर रहे हैं, मूवीज देख लेंगे, देख लेना मूवीज, जब आएंगे, जब ऑर्डर आएंगे तो फिर आराम से फिर मूवीज भी देखना, ऑर्डर करके फिर आराम से मजे भी करना। लेकिन द थिंग इज कि अभी आप लोग के पास टाइम है, अभी आप लोग जो है इसको अभी भी कैचअप कर सकते हैं। ऑर्डर आप 1 दिन के अंदर भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी गिग कितनी स्ट्रांग है। और गिग स्ट्रांग करने के मैंने आपको सारे हरबे बता दिए, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो हरबे इस्तेमाल करें कि नहीं। जी ताबिंदा, पूछें आप। जी क्विकली क्वेश्चन पूछ लें, टाइम ऊपर हो रहा है तो फिर हम इसको एंड करते हैं क्लास को। शेडो इफेक्ट ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, आप मुझे इसको कांटेक्ट करें, इसका भी मैं आपको ट्यूटोरियल शेयर कर देता हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुझे इलस्ट्रेटर ऑन करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। तो इसका मुझे क्वेश्चन छोड़ दें, मैं आपको जो है उसका ट्यूटोरियल शेयर करता हूँ, नहीं मैं आप भी। और कोई सवाल? चलिए ठीक है क्लास, आई एम गोना एंड द क्लास। सॉरी आज थोड़ा सा लेट हो गए, और क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, तो उसके लिए अपॉलॉजीज। इंशाल्लाह ताला कल से हम चीज़ों को स्मूथली लेकर चलेंगे। बस ये इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, सो आई जस्ट होप कि हमें ज़्यादा ना तंग करे वो। नहीं हो सकता, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया रिजवान। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे होती है कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।